Yes, in your revision test 2, solution of revision test 2, and I am taking the first question, that is of BRS, right? Statements are with you. Let's see, boys, be quiet first of all. So BRS as on, पहले लिखेंगे BRS of या for ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम है, as on 30th जून, ऊपर टॉप हेडिंग बनाओ, BRS of ज्योति, दैट इज एंटरप्राइज का नाम है, ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड as on whatever date he is giving, that was 30th June 2018. You know BRS we always prepare for a month. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और नेगेटिव है भाई, ठीक है. वी विल बी थिंकिंग एज पर पासबुक, कैश बुक का बैलेंस गिवन है. बैंक ओवरड्राफ्ट सोचेंगे किसके अकॉर्डिंग, एज पर सीबी. आप पूरा लिखेंगे कैश बुक. सो दिस कॉलम आप हेडिंग बनाएंगे कॉलम्स की. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम इज ऑफ प्लस एंड थर्ड कॉलम इज ऑफ माइनस आइटम्स, ठीक है. As it is a negative balance, I am writing it in the negative column. 1,10,450. आगे चलते हैं. चेक्स इशू, जैसे ही हमने चेक इशू करे, हमने अपनी कैश बुक क्या कर ली, डाउन. लेकिन वो लोग निकलवाने ही नहीं आए. हम पासबुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, जब वो निकलवाने ही नहीं आए तो पासबुक में अप है, प्लस कर दो 15,000. वर्डिंग क्या लिखोगे, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, but not yet presented. That's it. Presented word तक okay है wording, right? आगे चलते हैं. जब वो निकलवाने नहीं आए तो प्लस में रहा ना, we have to put it in plus ना. My first column is of plus. आगे चलते हैं. हमने चेक डिपॉजिट करवाए, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट करवाए कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कलेक्ट नहीं करी. अगर बैंक ने नहीं कलेक्ट करी तो माइनस में लिखिए. क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, राइट. पासबुक में डाउन है तो इसमें भी डाउन कर दो. बिल फॉर कलेक्शन, बिल का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब तो चैप्टर किया आपने. कलेक्शन के लिए हम लोगों ने बिल भेजा था, नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट. नॉट एडवाइस का मतलब है बैंक ने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, लेकिन बैंक में मेरे अकाउंट में क्या हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं. इट मींस की पासबुक बढ़ चुकी है लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी. पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक में डाउन है. हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग. अगर पासबुक बढ़ गई है तो इसे भी बढ़ा दो, दैट इज 47,200. ठीक है. वर्डिंग यू कैन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन. बैंक जब हमें इंटरेस्ट डेबिट करता, एडवाइस का मतलब फिर से नो इंटीमेशन. एडवाइस यहाँ पे सलाह वाली बात नहीं है, यहाँ पे एडवाइस का मतलब है इंटीमेशन. बैंक ने हमें इंटीमेट नहीं किया, बैंक ने मेरे अकाउंट में से इंटरेस्ट काटा. पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डाउन. हम सोच भी तो पासबुक के अकॉर्डिंग रहे हैं, सो इसको भी डाउन कर दीजिए. 12,115, राइट. कम टू नेक्स्ट. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट. सब्सिडी, जैसे गैस की सब्सिडी भी कईयों के अकाउंट में आती है तो बैलेंस बढ़ जाता है ना, तो सब्सिडी हमारी सीधी का, और इट इज अ एंटरप्राइज, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिली होगी, दैट इज अ इनकम फॉर अस. तो बैंक में सब्सिडी हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई. मींस बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो आप कैश बुक का भी बढ़ा दो. यस. अगली दोनों चीजें रॉन्गली थी. मेरे को रॉन्गली को सही नहीं करना, मेरे को वही सोचना है जो हो गया. रॉन्गली, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक. बैंक ने हमारे अकाउंट को रॉन्गली डेबिट कर दिया था. डेबिट करने का मतलब क्या, बैंक का बैलेंस डाउन हो गया था. हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, डेबिट. बैंक में डेबिट का मतलब डाउन होना, बैंक में क्रेडिट का मतलब बढ़ना, ठीक है. तो बैंक में क्या हो गया, माइनस. हम यहां पे भी माइनस कर देंगे. बैंक ने हमें रॉन्ग क्रेडिट किया, मींस हमारा बैलेंस बढ़ गया, हम इसको भी बढ़ा देंगे. मोहित आइटम्स ठीक लिखी है मैंने, आपके पास सोल्यूशन है ना. देखो, सी द टोटल 24 और 5,000 का मेरे को बताओ. 2400 कहां लिखा है, ठीक है. चलो जी टोटल करो, गेट द टोटल. हाँ मेरे पास ये भी है सोल्यूशन. 2200 का देखना है. 22,000 का क्या है,
सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अथॉरिटीज बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, बढ़ाना था ना, मैं बोल रही हूँ बढ़ाना है लेकिन मैं लिख रही हूँ प्लस में 22,000. So you will be having the positive total 1,47,715. ये भी टोटल सेम यहाँ पे लिखते हैं. It is same as of your balancing of ledger account, and you will be having the balancing figure. Negative आएगा because negative side is greater, and you will be writing overdraft balance as per passbook, or you can write debit balance as per passbook. क्योंकि passbook के debit का मतलब negative होता है. ठीक है? So it depends upon you what wording you decide. Overdraft बैलेंस नेचर जरूर लिख के आनी है बैलेंस की, एज पर पीबी, एंड द करेक्ट आंसर इज 58,515 here in front of this 58,515. so this was your question number 1. जिन्होंने भी सॉल्व किया है टेस्ट, they can see their mistakes. अगर कुछ डाउट, let's see the second question students. नहीं उठा सकती मैं. On date of purchase DOP 1st October 2015, Ram and brothers purchased a second hand machine. So cost of the machine is 180. ये उस दिन भी डिस्कस किया था. किसी भी सेकेंड हैंड मशीन की अगर आप रिपेयर करवाते हो तो कॉस्ट में ऐड होती है बिकॉज इट इज एसेंशियल. हाँ, एक न्यू मशीन की आप 1 साल या 6 महीने के बाद रिपेयर करवाओगे तो वो एक्सपेंसिव, लेकिन सेकेंड हैंड मशीन की रिपेयर के बिना आप उसे यूज ही नहीं कर पाते. सो दैट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट. दोबारा बोलो. सर्विस तो बाद में ही करवाएंगे, फिर सर्विस खर्चा ही होगा, कॉस्ट में थोड़ा ऐड होगा. हाँ, सेकेंड हैंड की सर्विस करवाएंगे फिर कॉस्ट में ऐड होगा. ठीक. और यूज में लेके आने से पहले हो रहा है, स्टिल वी हैवंट यूज्ड इट, हमने इसको यूज ही नहीं करना शुरू किया. इट मींस कि यूज में लेके आने से पहले इसको रिपेयर जरूरी थी. सर्विस एंड मेंटेनेंस बोथ आर द सेम. तो यहाँ पे लिखा ही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन? मतलब फिटिंग वगैरह. ठीक है. हाँ. सो दैट वाज 20. इट मींस कि मेरे को वो मशीनरी 2 लाख की पड़ी. आगे चलते हैं. ऑन 30th September, दिस वाज ऑफ 15, हमने ये मशीन को बेचा, दैट इज DOS. 30th September 2018. Selling price of the machine was 1,40,000 and an amount of 4,000 was paid as dismantling charges. Dismant का मतलब क्या होता है? उसके पुर्जे वगैरह अलग करने का, है ना? असेंबल्ड नहीं बिक रही होगी, हैवी होगी तो उसे डिसमेल्ट कर दिया. इट मींस कि ये भी उसके सेलिंग प्राइस में से माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से. बाकी देखते हैं बुक क्या कहती है. ओवरऑल अगर आपका 140 में वो एसेट बिक रहा है, 4,000 आप ऊपर से खर्चा कर रहे हो, मींस आपको मिल तो रहा है 136 ना. ठीक है, 136 सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. हम बुक्स को कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को. डेप्रिसिएशन का रेट 10% है. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है. चलिए जी, यही मान के चलते हैं 136. देन आई विल मैच फ्रॉम द बुक. हाँ, दिस इज सेलिंग प्राइस. अब डेप्रिसिएशन लगाइए. 2 लाख की एसेट थी, कब खरीदी थी? अक्टूबर. ये 15-16 बनेगा. दिस ईयर विल बी 15-16 और 6 महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन. 15-16 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%. ठीक है, आपने 20,000 लगाया, पूरे साल का 10,000, 6 महीनों का. वैल्यू बची 190. राइट. अब कौन सा साल आया? 16-17. 16-17 में पूरा लगना है. ठीक है, क्योंकि 18 को सितंबर में जाके बेच रहे हैं. 16-17 में पूरा लगा. और किस पे लगना है? इस पे. बिल्कुल ठीक, 19,000. वैल्यू बची 171. राइट. अब आएगा 17-18. 17-18 वो साल है जब 30 सितंबर को आप इसे बेच रहे हो. 6 महीने का 10% लगाया तो 17,100. आपने इसे हाफ करना है, मतलब 6 मंथ्स का लगाना है. कितना बनता है? हाउ मच इट विल कम? हाफ करो. ओके, 17-18 में पूरा लगेगा. 18-19 में सेल है. बिल्कुल ठीक है. सो 17-18 में हम पूरा लगाएंगे. सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स. सो दिस इज 17,100. 0, 0, 9, 10, 3, 16, 1,53,900. ठीक है जी, माइनस करके. ठीक है. अब ये कौन से साल का? 17-18 का. अब 18-19 का लगाओ इसमें. 18-19 का जब मैंने पूरे साल का लगाया तो 15,390 आया.
मैंने 6 महीने का लगाना है, करो इसका हाफ। 7,695। अब हमारे पास आएगी कॉस्ट प्राइस, करो जी माइनस, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 8 2, ये 3 का 3 रहा 6, 1,46,205 and you are selling it at 1,36,000। वैल्यू ज्यादा है, आप कम में बेच रहे हैं, इट मीन्स कि देयर इज अ लॉस। देखो जी लॉस कैसे निकालेंगे, 1,46,205, 1,36,000 माइनस करिए 5,0,2,0,1, 10,205। दिस आई विल सी फ्रॉम द बुक। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट, वेट। So after working notes, we were supposed to prepare machinery account and that question was of 6 marks. पूछा क्या था, show the machinery account from the date of purchase till the date of sale, right? So for how many years we have to prepare it? 16-17 का बनेगा, नहीं हाँ 15-16 का बनेगा, 16-17 का बनेगा, 17-18 और 18-19, 4 सालों का मशीनरी अकाउंट बनेगा। So here we go with machinery account. लेजर अकाउंट का फुल फ्लेज फॉर्मेट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दूसरी साइड पे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है, साल खत्म होने को है। डेबिट साइड इज ऑलवेज टू बी रिटन विद द प्रीफिक्स टू, क्रेडिट साइड इज ऑलवेज बीइंग रिटन विद द प्रीफिक्स बाय, ऑपोजिट लिख देते हैं। इधर बाय वैसे भी जचता नहीं है, ठीक है, इधर टू ही जचता है, फिर भी बाय से जाके वाई ऐसी इतनी बड़ी टेल उसकी। चलो 1 अक्टूबर 15, 180 का एसेट था, 20,000 उसके ऊपर खर्चा किया। अब 2 बैंक क्योंकि सेम डेट को है, 2 रुपया अलग से नहीं लिखे, वो भी एंट्री गलत। अगर कोई जर्नल एंट्री पूछे इसकी, ऑन 1 अक्टूबर मैंने एक मशीन खरीदी और रिपेयर और मेंटेनेंस का उसके ऊपर खर्चा किया, सेकेंड हैंड खरीदी, क्या एंट्री करते आप? गलत, यही तो गलत है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश करना है, रिपेयर इज नॉट टू बी डेबिटेड, क्योंकि अगर आप रिपेयर डेबिट कर रहे हो आप तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हो, जबकि है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वैसे भी अकाउंट्स का एक रूल है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है एसेट को खरीदते हुए जब तक आप उसे इन प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज नहीं करना शुरू कर देते, तब तक किए गए सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। मतलब द डे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, उससे पहले वाले सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होने हैं। तो यहाँ पे है ही वैसे ही सेकंड हैंड की रिपेयर जरूरी थी, तभी उसने काम करना शुरू करना था। सो टू बैंक ही लिखना है, टू रिपेयर वगैरह कुछ नहीं लिखना। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एग्जामिनर को बताना है तो आप दोनों चीजें ऐड करके लिखो, 180 प्लस 20,000 रिपेयर, और बाहर वाले कॉलम में टूल है। साल बीता, पहला साल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 31 मार्च आई, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च कौन सा साल? 16 बाय डेप्रिसिएशन। पूरे साल का लगाते हैं तो 20,000 होता, 6 महीने का 10,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वर्किंग नोट में कर चुके हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,90,000, ये मैक्सिमम बच्चों का पहला साल ठीक है। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है। एंड द डेट आई राइट 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 16, देयर विल रिमेन सेम, राइट। 16-17 हो जाएगा, पहला वाला साल 15-16 था, ठीक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही बैलेंस आगे लेके आए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट इज 1,90,000, राइट। इस साल फिर से डेप्रिसिएशन लगा, साल बीता, 31 मार्च 17 आया, बाय डेप्रिसिएशन। डबल लाइन का मतलब है दोनों साइड्स का टोटल सेम है, आपने 2-2 लाख लिखना है दोनों तरफ, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन पूरा वर्ड लिखना है। 190 के ऊपर 10%, 19,000, बैलेंसिंग फिगर निकालिए ऑन द सेम डे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यस ऑलरेडी डिस्कस, ये भी नोट्स में बना लिया हुआ। जो वर्किंग नोट्स क्लियरली बनाए हैं तो वहीं से अमाउंट कॉपी ही तो करनी है, दैट इज 1,71,000। फिर से आई एम ड्रॉइंग डबल लाइन, मींस दोनों साइड का टोटल 190 आना और बन रहा है। अब जो पिछले साल का क्लोजिंग है 1 अप्रैल 17 को, 1 अप्रैल 17 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,71,000। ये वो साल है जिस साल अभी भी एसेट नहीं बिका, अभी भी हम इसे पूरा साल यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 17,100, 17,100।
31 मार्च बोलो 18 बाय डेप्रिसिएशन 17,100, फिर बैलेंसिंग 1,53,900 बैलेंसिंग फिगर निकाल चुके हैं हम वर्किंग नोट्स में, एम राइट? फिर से डबल लाइन का मतलब क्या है, दोनों साइड का टोटल 171 है। अब दिस इज द ईयर व्हेन आई एम सेलिंग इट, बट नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रादर इन द मिडल ऑफ द ईयर, एंड दैट इज व्हाट 30th सितंबर, राइट? टू यहां पे पहले बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट? वही कैरी डाउन बैलेंस यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस, दैट इज 1,53,900। ये वो साल है जब मैंने एसेट, दिस इज 1 बाई, जब मैंने एसेट को बेचने के बारे में सोचा तो सेल की एंट्री की जो डेट है वही लिखनी है, 30th सितंबर 18 बाय बैंक आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डिसमेल्टिंग चार्जेस। वैसे तो कहता है 140 में बिकना था, लेकिन 4,000 मेरे को ऊपर से खर्चा करना पड़ा उसे डिसमेल्ट करने को। रॉबर्ट फिल्म अगर देखी हुई है तो उसमें बोलता है ना डिसमेल्ट हो जानी है उसकी बॉडी, डिसमेल्टिंग मींस उसके पुर्जे अलग अलग करने हैं। देन वी वर सपोज्ड टू सेल इट, सो 140 में से 4,000 माइनस करके 136, राइट? इतने में बिका। इस साल का डेप्रिसिएशन भी तो लगाया, बेचने से पहले इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगा, 15,390 का हाफ किया था ना अभी, 7,695 बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस, और लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 10,205। दोनों साइड्स का टोटल करोगे 1,53,900 ही आएगा, और बैलेंसिंग फिगर नहीं आनी क्योंकि सारी मशीन तो बेच दी। That machine is now not in my hand, that's why I sold, ठीक है? Profit and loss, so that we already calculated in our working notes, right? दोनों sides का total 1,53,900 रहेगा, right? Yes, students, see the question number 3rd, whereby we have 3 parties. So parallelly, I will be passing the entries in all the 3 parties. Here I will pass the entry in the books of BA. बातें नहीं करो. Here in the books of B, this is A by. In the books of B, and thereby in the books of C. Who is pi in this case? Who is pi in this case? C. C is going to receive the final payment क्योंकि A ने endorse कर देना है C को बिल। बहुत आसान क्वेश्चन था। 2 + 2 + 2 तीनों पार्टीज की पूछी थी तो 6 नंबर का क्वेश्चन बना था। In the books of C. हाँ, हर एक का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स। नरेशन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अप डाउन कर दूंगी, वैसे आपने डेबिट क्रेडिट करना है, नरेशन भी लिखनी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 जनवरी को फर्स्ट एंट्री होगी, डेट वाला कॉलम। ए ड्रू अ बिल ऑन बी पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। अब तो डेट याद हो चुकी होती है, मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल आनी है, लेकिन उससे पहले डिसऑनर ही हो जाना। सो ही रोट अ बिल BR2, पूरा वर्ड लिखना है वैसे तो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, एंड द अमाउंट ऑफ द बिल वाज 5,000। वेरी इजी, एक इजी अमाउंट दी थी, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए वो बीपी है, ये लिखेगा A to BP। अगर BR स्टूडेंट्स डेबिट हुआ है तो BP कभी डेबिट नहीं हो सकता, और BP बीइंग अ लायबिलिटी इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड, राइट? सो दिस इज 5,000 अप 5,000 डाउन। अभी तक C एग्जिस्टेंस में नहीं आया, C का तो अभी रोल ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो ट्रांजैक्शन 2 बंदों के बीच में है, A और B में। थोड़े दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद ही तो आप अगली एंट्री 11 जनवरी को करोगे, है ना? 10 दिनों के बाद A ने अपना बिल C को दे दिया, बोलो C to BR, C to BR 5,000। B कोई एंट्री नहीं करता एंडोर्समेंट की, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं, आप बिल अपने पास रखो या किसी को दे दो। C एग्जिस्टेंस में आया, C के पास BR आया, BR डेबिट किसने दिया? A ने। A इज द गिवर। डन यहां तक? एंड ऑफ द बिल C ऑन द ड्यू डेट 4 अप्रैल को C ने बोला बिल डिसऑनर हो गया है और 100 रुपया कहता मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो ये ड्रॉई को अपनी बुक्स में हमेशा डेबिट करता है डिसऑनर में, जिसके पास बिल है उसको क्रेडिट करता है, B to C दोनों पर्सनल अकाउंट, और अमाउंट विल नाउ बी 5,100 क्योंकि C ने 5,100 का अमाउंट बना दी है, 100 रुपया उसने नोटिंग चार्जेस बीच में ऐड किया है। आप अपनी पॉकेट में से नोटिंग चार्जेस नहीं दोगे बीइंग अ ड्रॉअर, आप वो पैसा ड्रॉई से लोगे, तो ड्रॉई की अमाउंट बढ़ा दो, आप पाई की अमाउंट भी बढ़ा दो। ये क्या करेगा एंट्री? इस एंट्री को रिवर्स करेगा, BP अकाउंट डेबिटेड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग एन अकाउंट नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड,
to what? To A. So BP originally was of 5,000. Noting charges are 100 rupees. So A को 5100. ये क्या करेगा एंट्री बोलो? ये इसी एंट्री को रिवर्स करेगा. A account debited to BR to cash. क्योंकि इसने ये पहली बार आई है एंट्री, क्योंकि इसने अपनी पॉकेट में से नोटिंग चार्जेस पे करे हैं और अल्टीमेटली लेने किससे हैं? गेम देखना कैसे घूमी. इसने सी को अपनी बुक्स में 5100 से क्रेडिट किया, वो ए को अपनी बुक्स में डेबिट करेगा ना 5100 से, तभी तो मैच होगी. इसके लिए सी क्या है? क्रेडिटर. सी के लिए ए क्या है? डेटर. और ए के लिए डेटर कौन है? बी. यही है ना सारी गेम तीनों की, राइट? सो बीआर वाज ओरिजिनली 5000 एंड कैश इज 100. अब कहीं पे भी बीआर और बीपी देख लो, वो ओरिजिनल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुआ है. उनकी अमाउंट हमने नहीं बढ़ाई. या तो मैंने पर्सनल अकाउंट में 100 रुपीज डाला है, या मैंने नोटिंग चार्जेस अकाउंट में 100 रुपीज डाला है. सो दिस इज द वे. हर एंट्री की नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सेल परचेज की है नहीं, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड, सी बोलेगा बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय सी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड द नोटिंग चार्जेस ₹100, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. दैट्स इट. So this is the way how the entries are to be passed. Now see the next question.